जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और जो आपका होली है बहुत अच्छे तरीक़ा से बीता होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। अगर नहीं बीता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगले साल अच्छे से मनाइएगा। कब? जब आपको 12th का रिजल्ट अच्छा से आ जाएगा तब, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोले थे कि होली बाद जो है से आपका पूरी तरीक़ा से सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा और होली के बाद जो अब स्टार्ट कर रहे हैं ये रेगुलर चलेगा, है ना। रेगुलर मतलब कहने का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट जो बताए हैं उसको हम पढ़ाएंगे और कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आराम से इस चैनल पर बने रहिए। आपको पूरी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा जो बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए, क्या चीज़ के लिए, तो क्लास 12th के लिए पूरी तरीक़ा से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाएगा। इस बैच का नाम है बाबू एक्सप्रेस बैच, जो आपको 2025 के लिए बोर्ड के लिए अच्छी तरीक़ा से यहाँ से तैयारी कराया जाएगा। आपको यहाँ पे PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। रीज़न है बाबू कि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहले नहीं पहुँचेगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक शायरी बोलना चाहते हैं आपके लिए कि वक्त जाया मत करो, वक्त जाया मत करो, उसको मनाने में वक्त लगता है खुद को बनाने में। जो भी आपकी महिला मित्र जो हो उनको मनाने में रूठते तो रूठने दो, उसको मनाने का कोई प्रयास नहीं करो। रीजन है बाबू कि आपके माँ बाप बहुत लालसे से आपको पाले पोसे हैं, ऐसा उनको आशा है कि मेरे बेटे बेटी जैसे नाम रोशन करेंगे। तो उनको आंखों में आंखें डालकर देखिएगा बाबू, तो आपको एक सपना नजर आएगा। उसी सपना को पूरा करने के लिए आज आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, जिससे क्या हो तो माता पिता का नाम रोशन हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बाबू आपको हिस्ट्री में बताए थे कि टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है बाबू? तो 15 चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर है उसका नाम है क्या चीज़, तो ईंट मनके तथा अस्थियाँ। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में पूरी तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा और टोटल जो है से NCERT के तहत पढ़ाया जाएगा। कौन चीज़? तो NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। इसमें MCQ वगैरह मतलब कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, टाइप वाइज भी कराया जाएगा और आपको प्रीवियस ईयर भी करवाया जाएगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और इसी तरीक़ा से आपको क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर, तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हिंदी सारा पढ़ाया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने से पहले एक शब्द आपको जानना होगा, जिसका नाम है, शब्द का है, यह है संस्कृति। किसको कहते हैं? जैसे आप जानते हैं ना कि हमारा भारत का ऐसा सांस्कृतिक है, आखिर संस्कृति का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए किया जाता है जो विशिष्ट शैली, विशिष्ट के मतलब समझ रहे हैं, स्पेशल जिसको बोल सकते हैं, स्पेशल शैली के होते हैं और समानतः एक साथ एक विशेष कालखंड और भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो किसको कहेंगे? जो पुरातात्विक वस्तुओं के ऐसा समूह जो कैसे, तो स्पेशल शैली को हो, भौगोलिक क्षेत्र के में संबंध भी रखता हो और क्या तो विशेष कालखंड में भी ध्यान रखता हो, उसी को हम संस्कृति कहते हैं, है ना। जैसे कि कहते हैं ना कि भारत का संस्कृति ऐसा है वैसा है ना, इसी को कहते हैं संस्कृति। इसके बाद आता है आपका, देखिए आपको बता देते हैं कि टोटल जो है NCERT के फॉलो किया जाएगा और इसमें जो है से पूरा तरीका से PPT बना कर लाए हैं। इसमें आपको चित्र वगैरह सब कुछ दिखाया जाएगा। देखिए ये सब जो है से पूरा एकदम कलरफुल आपको PDF तैयार करके लाए हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए फिर, कहाँ पे अभी थे हम, तो यहाँ पे थे, क्या चीज़ को बोलते, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर इसका विस्तार कैसे हुआ, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों रखा गया, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये सब सारी जानकारी जो है से इसमें देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थल से पर खोजी गई थी। कौन नामक स्थल पर? तो हड़प्पा नामक स्थल पर खोजी गई थी, इसलिए उसी के नाम पर संस्कृति का नाम रखा गया। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे यानी रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन तट पर? तो बाएं तट पर स्थित है। उसके बाद बोलता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया। इस किसके अनुसार? तो NCERT के अनुसार। इसका कुल मिलाकर कहना क्या चाहिए, तो हड़प्पा सभ्यता जो है से प्राचीन भारत की
सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इसका नाम जो है से हड़प्पा सभ्यता क्यों पकड़ा? तो इसका नाम इसलिए पड़ा कि सबसे पहले जो है से बाबू हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी, है ना। और ये हड़प्पा स्थल कहाँ पड़ता है? तो ये पंजाब के कहाँ? तो पाकिस्तान में जो पंजाब है उसका जो एक प्रांत है, जिला जिसको बोल सकते हैं कौन? तो मोंटगोमरी जिला में जैसे हड़प्पा स्थल पड़ता है। बताएंगे मानचित्र में पूरा तरीका से आपको बताएंगे कहाँ पे पड़ता है ऐसे। और ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। जैसे कि आप देखिए, आप मान के चलिए कि अपने माता पिता को 4 बाल बच्चे हैं होते हैं। ठीक है, आप मान के चलिए कि आपका नाम है क्या चीज? तो राहुल नाम है। क्या चीज? तो राहुल नाम है। ठीक है, राहुल नाम है। तो आपको जो है से आपके गांव वगैरह में सबसे ज़्यादा आपको माता पिता को बोलते होंगे कि ए राहुला के मम्मी, ए राहुला के पापा। किस लिए? ताकि आप बड़े बेटा हैं तो सबसे पहले आपका जो है से नाम जो है से अच्छा सारे गांव में फैल गया होगा। उसी तरीक़ा से हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खुदाई की गई थी। इसीलिए जो है बाबू हड़प्पा सभ्यता इसको नामकरण कर दिया गया। हालांकि हड़प्पा से ज़्यादा विकसित जो था से क्या चीज़ था? तो मोहनजोदड़ो था। आगे देखिएगा मोहनजोदड़ो था। लेकिन फिर भी कहा जाता ना है कि जो सबसे बड़े बाल बच्चे होते हैं उसके नाम से सारे लोग जानना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीक़ा से हड़प्पा का पहले खुदाई हुई, उसी को हड़प्पा सभ्यता के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, बात रही बात कि दूसरी है सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता थी बाबू वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन बन जाएगा? तो यहाँ से पहले पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा? तो ये जैसे रावी नदी के, ये नहीं कि सिंधु नदी के किनारे मार दीजिएगा, ये आपका बहुत बड़ा भूल हो जाएगा, है ना। तो हड़प्पा जैसे रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन जिला में पड़ता है? तो मोंटगोमरी जिला में। इसका जो है से काल निर्धारण कब से कब तक है? तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक है। ये किसके अकॉर्डिंग? तो इसमें जो है से बहुत सारे मतभेद है, लेकिन एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा जो मान्यता है वो यही है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस सभ्यता का विस्तार प्रारंभ में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था, जो अब 15,20,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित हो गया है। सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम सिंधु सरस्वती संस्कृति एवं सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। इसका कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है बाबू उसका जो है से क्षेत्रफल कितना टोटल? तो याद रखिएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। आपके लिए यही सत्य है, ये आप काट दीजिएगा, है ना। ये आपको सिलेबस में नहीं पूछता है क्या चीज़? तो ये जो है से आपको 15 लाख वगैरह जो है से ये नहीं पूछता है ना, ये नहीं पूछता है। तो कितना हो जाएगा? तो एज हो जाएगा आपका, वो पूछेगा तो आप बताइएगा कितना? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महादेव एवं विश्वनाथ द्वारा किए गए शोध के आधार पर टोटल जो है से 2467 अभिलेख मिले हैं। मतलब सबूत उसको मिला, उसी के आधार पर इसको जैसे पढ़ा गया। लेकिन आगे चलकर जो अब मतलब मान के चलिए वर्तमान में लगभग 3000 के आसपास अभिलेख मिले हैं। तो यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता में किसके द्वारा खोजा गया अभिलेख सबसे ज़्यादा मात्रा में मिला है? तो ये जो है से किसके? तो महादेवन एवं विश्वनाथ के द्वारा। और कितने? तो 2467। आवाज़ लगभग हो गया तो कितना? तो 3000 के लगभग हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ तो बताइए देते पीछे बताएं जस्ट कि हड़प्पा संस्कृति काल कब से कब तक था? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। आप यहाँ पे देखिएगा ना कि सर 2600 से 1900 उल्टा कैसे चल रहा है? तो आगे आपको पूरी तरीक़ा से बताया जाएगा कि कैसे पीछे चल रहा है ना। ये बात याद रखिएगा, बहुत पूछता है आपको कि इसका काल निर्धारण कब से कब से था। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा संस्कृति के भाग एवं चरण। तो कोई भी सभ्यता को उत्पन्न के लिए पहले तो कुछ ऐसे मतलब प्रारंभिक हुआ होगा, उसके बाद मध्य में हुआ होगा, उसके बाद अंतिम हुआ होगा, ऐसा ही ना चला होगा सांस्कृतिक जी। उसी तरीक़ा से यहाँ पे है टोटल कितने चरण था? तो 3 चरण था, है ना। 3 चरण कौन कौन? तो पहला जिसका नाम है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद विकसित हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद प्रवर्तिक हड़प्पा सभ्यता। 3 हड़प्पा सभ्यता मतलब पहले हो गया आरंभिक हो गया, फिर बाद में विकसित हो गया और फिर प्रवर्ती हो गया, है ना। 3 हुआ था। ठीक है,
उसके पहले अभी जस्ट पीछे बता रहे थे कि सर 2600 से, आपको मन में तो उठ रहा होगा कि 2600 से 1900 ऐसे कैसे उल्टा चल रहा है सर, ये आपको पता होगा कि ऐसे उल्टा कैसे होगा। अगर नहीं पता है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मतलब है बाबू कि BC ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिफोर क्राइस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद है AD का मतलब होता है एनोडोमनी। AD का जो अर्थ होता है एनोडोमनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, है ना। अब BB का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, आज के पहले। तो देखिए ईसा पूर्व के मतलब है ना कि मान के चलिए कि ईसा मसीह के यहाँ पे जन्म हुआ, ठीक है, यहाँ पे जन्म हुआ, इसको मान लेते हैं 0। इधर जो जाएगा तो बढ़ते जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे घटते जाएगा, यहाँ पे मान के चलिए कि -4 -3 -2 -1, इस तरीक़ा से चलते आएगा। इसीलिए बोला जाता है BC बोलेगा तो उल्टा चलेगा, इसीलिए तो आ रहा था बाबू 600 से मान के चलिए कि 1900 आ रहा था ना जी, तो यहाँ पे उल्टा धारा बह रहा था। लेकिन जैसा ही 0 की इधर मतलब ईसा मसीह के जन्म के पार होगा तो देखिएगा 1 2 3 ऐसे चलते चलते 2021 22 23 24 चल रहा ना, इसी तरीक़ा से होगा। नहीं है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 0 मानते हैं, यहाँ पे 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है तो -1 -2 -3। तो इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा -1 है। अगर यहाँ के इधर के देखल जाए तो सबसे बड़ा -1 है, ठीक है। उसके बाद जो है से -2 है, उसके बाद -3 है, ऐसे ना है। और इसमें सबसे बड़ा कौन पूछा जाएगा, तो इसमें सबसे बड़ा 3 हो जाएगा, उसके बाद सबसे छोटा 1 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से ये घटते चला जाता है ना। तो याद रखिएगा कि जो है से ईसा मसीह के जन्म के पहले बोलते हैं ईसा पूर्व और जन्म के बाद बोलते हैं ईसवी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज। आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ। ऐसा नहीं था कि कोई आदमी निनाइल एकदम उठा, एकदम मार के चली कि एकदम पी खा के सूतल था, आराम से उठा, उसको भोर में सपना आ गया कि देखिए ना एगो हड़प्पा सभ्यता था चचा, उसी को हम देख लिए। ऐसा नहीं ना हुआ होगा, इसका ही प्रोसेस हुआ होगा, है ना। जैसे आपको कुछ चीज़ के बारे में जानना होता है तो ऐसा थोड़ा है कि मान के चलिए रात को नींद में आए, सोए और सपना देख लिए कि फलाना ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसको खोजने के पीछे एक बहुत लंबे प्रोसेस रहे हैं, ठीक है। उसी को हम चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर कैसे हुआ। तो सबसे पहले है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुए थे। किसके, तो सबसे पहले 3 ही नाम आता है। कौन, तो एक आता है कौन, तो दयाराम साहनी, उसके बाद राखाल दास बनर्जी, उसके बाद सर जॉन मार्शल। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखिएगा इसका उद्घाटन मतलब कि खोज में इन्हीं तीनों का रहा होगा। और कब से कब तक, तो 1921 से 22 के बीच में रहा होगा। आखिर इसका उत्खनन कैसे हुआ, तो देखिए सबसे पहले बात हुआ ना बाबू कि 1856 में जब कराची और लाहौर के बीच पहली बार रेलवे लाइन की निर्माण किया जा रहा था तो उत्खनन के कार्य के दौरान अचानक हड़प्पा स्थल मिला, ठीक है। यहाँ स्थल का आधुनिक समय में पाकिस्तान में है। यह स्थान जो है आधुनिक समय में कहाँ, तो पाकिस्तान में है। उस कर्मचारियों ने इस खंडर समझ लिया और यहाँ की हजारों ईंटों उखाड़कर यहाँ से रेल लाइन और ईंटों का इस्तेमाल रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। लेकिन वह यह नहीं जान सके कि यहाँ कोई सभ्यता है। कहने का मतलब है कि जब 1800 कितने में, तो 1856 में जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, कहाँ से कहाँ तभी, तो ये जो है से कराची से कहाँ से कहाँ के बीच, तो कराची से लाहौर के बीच में जब रेलवे लाइन की शुरुआत हो रही थी तो वहाँ पे देखा गया कि एक हड़प्पा स्थल है, मतलब कि एक खंडर है। इसको क्या चीज़ समझ लिया गया, तो इसको जो है से खंडर समझ लिया गया। तो देखा गया ना कि रेलवे लाइन की बिछा रहा था तो ईटा का जरूरत पड़ गया। मान के चलिए कि यहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रही है, ठीक है, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच बीच में जो है से ईंटे का जरूरत पड़ने लगा, ठीक ना। तो क्या चीज़ हुआ ना कि वहाँ पे जो है से देखा गया कि एक खंडर पड़ा हुआ है। तो खंडर पड़ने के मतलब है कि वहाँ से कुछ ईंटा कबाड़ने लगे लोग। जैसे जिसको जो है से आपको काम मिला है, तो ऐसा नहीं कि जगह के मान के चलिए कि आपके बगल में देखे होंगे कि कुछ मतलब कि रखा हुआ होता है तो रोड में काम लगता ना, तो आप सोचते हैं कि उसको कबाड़ के रोड में डाल दें तो ताकि उसको भरावट हो जाए। उसी तरीक़ा से जैसे वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो थोड़ा ऊंचा टाइप के हो गए थे, है ना। तो देखा कि वहाँ पे बहुत सारा ईंटा पड़ल है, तो वहीं से उन लोगों ने जो है से आपको ईंटा उठा करके अपना बिछा दिए। और वहाँ पे इस बात को कोई साक्ष्य नहीं मिला, उन्होंने इस बात को चर्चा भी नहीं किया कि आखिर ईंटा आया हो कहाँ से। कहने का मतलब वही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली बात हो गई, है ना। अपना इसको काम बनना था, अपना काम निपटाए, वहाँ से ईंटा उठाए और फिर चलते बने।
इनका तो काम हो गया। लेकिन कब हुआ था? तो मान के चलिए कि क्या चीज़ को बोल सकते हैं, हाँ, तो पहला उत्खनन तो हम बोल ही सकते हैं। तो पहला जो उत्खनन हुआ था वो 1856 में हुआ, लेकिन इसको क्या चीज़ समझ लिया गया? तो खंडहर समझ लिया गया। आखिर ऐसा काम किया कौन था? तो देखिए, ये एक ऐसा काम किया था, 2 भाई थे जिनका नाम था जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इन्हीं दोनों को ठेका मिला था, मतलब नहीं मिलता ठेकेदारी। इन्होंने ही कहा कि चचा से देखो ना, से यहाँ पे पड़ा ले, वहीं सीटा उठाला ना हो, यही वाला बात हो गया। हम देखिए, हम लोग मगही में बात करेंगे, है ना, भोजपुरिया में बात करेंगे, मगही में बात करेंगे, उसी तरीक़ा से पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे जो है से इन दोनों ने उठा लिया ईटा को और बिछा करके वहाँ पे, हालांकि इनको संकेत मिला था, संकेत इन्होंने दिया था अपने डिपार्टमेंट को कि देखिए यहाँ पे लगता है कि कुछ ना कुछ सभ्यता हुआ होगा, लेकिन इसको बात पर कोई मतलब चर्चा ही नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद जब आता है बाबू 1921-20 के दशक में, 1921-20 में आता है, जब समय आता है तो उसके फलस्वरूप क्या चीज़ होता ना है कि 1920-21 में माधव स्वरूपी वत्स एवं दयाराम सहनी ने पहली बार हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। उस समय जो है से आपको कौन आए थे? तो ये जो आए थे जॉन मार्शल साहब आए थे, ठीक ना, सर्वेक्षण वही कार्य कर रहे थे। तो 1921 ईस्वी में जो है से दयाराम सहनी ने किसका खोज कर दिया? तो इन्होंने जो है से हड़प्पा का उत्खनन कर दिया। किसको? तो हड़प्पा के उत्खनन कर दिया। कब? 1920 नहीं मारिए इसको, 1900 डायरेक्ट आप याद रखिएगा, 1921 याद रखिएगा, है ना। 1921 में जो है से 1921 में दयाराम सहनी ने जो है से हड़प्पा स्थल का उत्खनन कर दिया। और वही 1922 में राखलदास बनर्जी ने, कौन? तो राखलदास बनर्जी में जो है से मोहनजोदड़ो का उत्खनन कर दिया। किसको? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र के लरकाना जिला में है। यहाँ से देखिए लरकाना जिला में है, और कौन नदी के किनारे बसा? तो ये जो है से सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक ना। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई किया, जो कहाँ है? तो अभी जस्ट पीछे बताए थे कि ये जो है से मोंटगोमरी जिला में है, और कहाँ पड़ता है? तो रावी नदी के किनारे पड़ता है। उसी तरीक़ा से 1922 में जो है से राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया, जो मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ती है? तो पाकिस्तान के सिंध वाला क्षेत्र में जो है से लरकाना जिला में है। और कौन नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि किसको मारे? तो हड़प्पा को मारना है रावी नदी, ठीक है, और सिंधु और मोहनजोदड़ो को मारना है सिंधु नदी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो को देखो, जब खोज तो हुआ था 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज कर दिए, लेकिन इसको जो है से बहुत सारे नाम से जाना गया। पहला जो नाम था उसका नाम था क्या चीज़? तो मृतकों का टीला। यहाँ पे देखा गया कि टीला जहाँ पे मृत फुकाए जाते थे, मतलब जलाए जाते थे, दफनाए जाते थे, तो उसको मृतकों का टीला के नाम से जाना गया। मुर्दों का टीला कहा गया, प्रेतों का टीला कहा गया, सिंध का बाग कहा गया, और सिंध और नक्सलवाद कहा गया। तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा मृतकों का टीला, और दूसरा आपको याद रखिएगा सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहीं से आपको एक क्वेश्चन और बनता है, बोलता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है से क्या चीज़? तो जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है इन दोनों उत्खनन के बाद सन 1924 में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षक डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व में के सामने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। सर जॉन मार्शल ने लंदन की वीकली नामक पत्रिका में सिंधु सभ्यता का नाम दिया। लंदन के वीकली नामक पत्रिका में जैसे सिंधु सभ्यता के नाम दिया। कौन दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था। हुआ क्या चीज़ ना कि जब 1921 में हड़प्पा का खोज हो गया, 1922 में जो है से मोहनजोदड़ो का खोज हो गया, तो उस समय जो है से पुरातात्विक सर्वेक्षक का डायरेक्टर कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं को नेतृत्व में हो रहा था। तो अब बोले ना कि ये जो है से अब तो खोज हो गया, लेकिन इसको जो है से सभ्यता का नाम कब किया जाए? तो इन्होंने जो है से 1924 में लंदन में एक पत्रिका चलता था जिसका नाम था वीकली नामक पत्रिका। उसी में जैसे सबसे पहले सिंधु नामक सभ्यता का जैसे जिक्र किया गया, उसी में लिखा था सिंधु सभ्यता, ठीक है। और कब? 1924 में। उसके बाद आगे चलिए, तो यहाँ से फिर एक और माइंड में आपको क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो जस्ट पीछे बताए थे, एक बार और आपको अगर नहीं वहाँ पे सुने होंगे तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थी।
फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ थी, हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती करते थे, इसीलिए इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। किस लिए? क्योंकि यह सिंधु नदी घाटी के किनारे यह जैसे सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो देखिए, किसी को सभ्यता को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो वहाँ की लिपि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ के पूरा स्थल वस्तुओं को आपको जानना होना चाहिए, औजार के बारे में जानना होगा, तभी ना किसी भी सभ्यता के, मान के चलिए कि आज के सभ्यता को 100-200 वर्ष बाद में अगर कोई जानने का प्रयास करेगा तो क्या चीज़, तो कुछ लिखा हुआ होगा उससे जानेगा, कुछ यहाँ के वस्तु होंगे, गुड्स होंगे, उसके बारे में जानेगा, कुछ जो है मुहरे होंगे, किसी तरीक़ा से कुछ न कुछ जो है साक्ष्य मिलेगा, उसी के आधार पर जो है उसके सभ्यता को अध्ययन किया जाएगा। उसी तरीक़ा से सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ लिपियाँ थी। सिंधु घाटी जैसे हम लोग की लिपि क्या चाहिए, तो देवनागरी है, ठीक ना, रोमन है। अभी जो है इंग्लिश रोमन में लिखा जाता है और हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है। उसी तरीक़ा से वहाँ के भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को भी कुछ लिपियाँ हुआ करती थी। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में बेंडल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह, धान्या राजाराम ने किया है। लेकिन अभी तक सिंधु लिपि को प्रमाणित पढ़ा नहीं गया। कहने का मतलब है कि कुछ कुछ लिखा है, लेकिन लिखा है तो ऐसे अक्षर में नहीं लिखा, कुछ कुछ जो है ऐसे चित्र में लिखा गया, ठीक है। कुछ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। देखिए चित्र आपको जैसे लिपि बताएंगे कैसे लिखा गया था, ठीक है, आगे देखिएगा। तो लिखा तो गया लेकिन पढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। रीज़न है ना कि यहाँ को जो है लिपि लिखा गया था वह भाव चित्रात्मक था, यानी चित्र के रूप में लिखा गया था, जो आज के डेट में पढ़ना संभव नहीं है, मतलब पढ़ा नहीं गया, ठीक है। लिपि के सबसे ज़्यादा अक्षर मोहनजोदड़ो से प्राप्त तथा दूसरे नंबर पर हड़प्पा से मिले हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिले, उसके बाद जो है हड़प्पा से मिले हैं। लिपि के सबसे बड़े अक्षर धौलावीरा से मिले हैं। सबसे बड़े अक्षर जो है कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा से सबसे बड़े अक्षर पूछेगा तो कहाँ से? तो धौलावीरा से मिले हैं। जिन्हें नोटिस बोर्ड का प्रतीक माना गया है, वही नोटिस बोर्ड दिखाएंगे हम कि कैसे कैसे था वहाँ के, ठीक है। आगे देखिएगा। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्ति करना सिंधु लिपि दोनों ओर से लिखी जाती है, इसलिए इसे बुस्ट्रोफेदन कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो लिपि था से भाव चित्रात्मक थी। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं? भाव चित्रात्मक का मतलब सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि भाव चित्रात्मक का मतलब होता है कि चित्र के द्वारा लिखा गया था, यानी कोई कोड था, मान के चलिए ऐसे था, उसके बाद कुछ ऐसे था, उसके बाद जो है ऐसे था, ठीक है। कुछ जो है चित्र के द्वारा लिखा गया था, लेकिन शब्दों के द्वारा लिखा नहीं गया था। उसमें मान के चलिए कोई सा लिपि हुआ होगा जो आज के डेट में पढ़ना संभव नहीं है, ठीक ना। उसके बाद जो है उसी को भाव चित्रात्मक कहा जाता है। सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता के विभिन्न पक्षों को जानने की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है शैलखड़ी, पक्की ईंट निर्मित विभिन्न प्रकार के मोहरे तथा आयताकार वर्गाकार प्रमुख। तो देखिए, कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता को पक्ष को जानना है तो सबसे पहले आपको किसके पर प्रकाश डालना होगा? तो शैलखड़ी नामक पत्थर पर, उसके बाद पक्की ईंटों पर, उसके बाद जैसे मोहरों को, इस सब के बारे में जानना होगा। उसी से जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं। तो मुहर के बारे में कैसे जानेंगे? तो देखिए, मुहर का मतलब जैसे आज के मान के चलिए कि रुपया पैसा है ना, उसी तरीके से पहले मुहर चला करता था ना, जिससे जो है व्यापार किया जाता था। इसका आप कहिएगा कि इसका साक्ष्य कैसे मिला है? तो देखिए, आयताकार पर केवल लेख मिलते हैं, जबकि वर्गाकार पर लेख और चित्र दोनों मिलते हैं। मेसोपोटामिया के 5 बेलनाकार मोहरे मोहनजोदड़ो से मिले हैं तथा फारस की बनी हुई फारस संगमरमर की मोहरे लोथल से मिला। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मेसोपोटामिया के 5 मोहरे जो बेलनाकार था कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। और फारस की जो मोहरे हैं वे कहाँ से? तो लोथल से मिला। इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया से भी जो है व्यापार किया जाता था। किसके द्वारा? तो मोहरों के द्वारा। और जो है फारस से भी व्यापार किया जाता था। किसके द्वारा? तो मोहरों के द्वारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे व्यापार में भी जानते थे, व्यापार भी जो है दूर दूर तक करते थे, है ना। उसके बाद आगे है
कि आखिर हड़प्पा सभ्यता को यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन थे। ऐसा तो नहीं ना है कि सभ्यता ऑटोमेटिक आके बस गया किसी को ना रहने पाए। तो इसका जो है से 4 गो टोटल जो है से एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है। कितने? तो 4। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में मुख्य रूप से 4 गो हैं से 4 मिलकर के जो है से इस सभ्यता का निर्माण किए हैं। प्रोटो एस्टेरॉयड, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइन, ये 4 जो है से प्रजाति उस सभ्यता में निवास किया करते थे। ठीक है, इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है कि इसके निर्माण में मिश्रित प्रजातियों के लोगों का स्थान था। वैसे तो इसका संस्थापक द्रविड़ को माना जाता है, जो बाद में कहाँ चले गए? तो दक्षिण एशिया में चले गए, यानी कि पलायन कर गए। कहने का मतलब समझिए कि इसका जो है संभावना स्वीकार किस लिए किया गया? तो जो वहाँ के लोग होते थे जो मिश्रित प्रजाति, इसका मतलब समझिए मिश्रित प्रजाति का मतलब क्या होता? तो एक दूसरे से मिलनसार थे, मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन इसमें जो है सबसे प्रमुख जो माना गया बाबू वे द्रविड़ को माना गया। कहा जाता है कि द्रविड़ जो है इसका प्रमुख मतलब कि स्थापक थे, यानी संस्थापक थे, जो कहाँ पलायन कर गए? तो दक्षिण भारत में पलायन कर गए जब हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या चीज़ तो विघटन हो गया। ठीक है, देखिए कैसा, अब कहिएगा कि मुहर कैसा था? तो देखिए मुहर ऐसा हुआ करता था, इसी से जो है से आपका वहाँ पे व्यापार हुआ करता था। कहाँ? तो हड़प्पा सभ्यता में मुहर, देखिए मोहरा का ऐसे चित्र हुआ करता था। इसमें देखिए भाव चित्रात्मक ऐसा ही हुआ करता था। इसमें आपको कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे लग रहा है बिच्छी बनाया गया है, यहाँ पे लग रहा है कि 2-4 गो पाए ऐसे ऐसे खींच दिया गया। इसी तरीक़ा से उसके बाद जो है से यहाँ पे कुछ हाथी शेर का पता नहीं, हिरन उरन कुछ है ना, इसी तरीक़ा से चित्र बनाया जाता था। इसी को कहा गया भाव चित्रात्मक। देख तो सकते हैं चित्र के माध्यम से, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, इसीलिए भाव चित्रात्मक कहा गया। उसके बाद जो है से बाबू आप देखिए हड़प्पा कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो कहाँ पे था, इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है से सबसे पहले हड़प्पा को देखिए, तो ये जो है से पंजाब वाले एरिया में है और किस नदी के किनारे है? तो देखिए यहीं पे बोल रहा था ना कि हड़प्पा जो है से आपका किस नदी के किनारे है? तो ये जो है से रावी नदी के किनारे। वही मोहनजोदड़ो के जो बात कर रहे थे, मोहनजोदड़ो यहाँ पे पड़ता है। कहाँ? तो सिंध वाला एरिया में पड़ता है, जो लड़काना जिला में पड़ता है। और ये जो है से कहाँ? तो मोंटगोमरी जिला में पंजाब वाला एरिया में पड़ता है। ये जो है से आपको सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा जो है से रावी नदी के किनारे है। ये बात आपको याद रखना। उसके बाद देखिए लोथल कहाँ पे पड़ता है? तो लोथल देखिए यहाँ पे गुजरात में पड़ता है, लोथल यहाँ पे पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पे पड़ता है? धौलावीरा यहाँ पे पीछे पढ़े होंगे ना, धौलावीरा ही जस्ट बता रहे थे, वहाँ से क्या चीज़ मिला है? तो बड़े अक्षर में जो है से आपको लिपियों मिला है ना, उसके बारे में भी देखेंगे कैसा लिपि हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। देखो वहाँ पे पक्की ईंट से बना ब्रिसन मिला है, जिसको हम लोग साड़ बोलते हैं, बसहा बैल, ऐसा ही हुआ करता था। इसको जो है से लोग कहते हैं कि ये जो है से आपका क्या चीज़ है? तो बसहा बैल मतलब समझ रहे हैं कि शिव जी के सवारी है, ऐसा हुआ करता था। उसके बाद आगे देखिए ये औजार हुआ करता था, जैसे कि पढ़ रहे थे ना कि हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए वहाँ के औजार के बारे में जानना होगा, मुहर के बारे में जानना होगा, है ना। तो ये जो है औजार पत्थर के औजार हुआ करते थे। ये पत्थर का सारा बनाया हुआ है ना, कच्चे है जी। तो छेनी लगता है यहाँ पे, कच्ची इसको बोल सकते हैं, तो टांगी बोल सकते हैं, ये सब था। देखिए धौलावीरा में जलाशय का साक्षी यहाँ पे, जिसको हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं, ऐसा हुआ करता था उन लोग का स्विमिंग पूल। देखिए यहाँ पे पानी हुआ करता होगा, इसमें पानी हुआ करता होगा। यहाँ पे देखिए सीढ़ी उतर रहा है, यहाँ पे आदमी उतरता होगा सीढ़ी में, इसमें नहाता होगा, जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में आजकल करते हैं। बताओ इतना डेवलप था उस समय। अबतल चक्की देखो कैसा हुआ करता था, तो अबतल चक्की ऐसा हुआ करता था, इसी को अबतल चक्की कहते हैं। आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है से ऐसा घर हुआ करता था। ये जो है से तांबे का दर्पण हुआ करता था, है ना। देखो वहाँ के सबसे जो है से सबसे महंगा, जैसे आजकल सोना चांदी गहना गुड़िया है ना, उसी तरीक़ा से जिसके पास फयान हुआ करता था, फयांस ऐसा हुआ करते थे। फयांस जो हुआ करता था बाबू, उसको जो है से लोग धनी माना करते थे। क्या चीज़? तो धनी। फयांस ऐसा हुआ करता था, है ना। उसके बाद देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता के बारे में देखेंगे। काशी युग सभ्यता किसको कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।